हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संसाधन भूगोल में विश्व में कृषि प्रदेश। हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व में कृषि प्रदेश, जिसके लिए हमने विटलेसी के आधार तत्वों की बात की। 5 आधार तत्वों की हमने चर्चाएं की हैं। कौन कौन से आधार तत्व हैं? कृषि व पशुपालन के साथ शास्त्रीय कृषि के उत्पादन की विधियाँ क्या हैं, कृषि उत्पादन का स्वरूप क्या है, कृषि में पूंजी है, श्रम है, संगठन है, तकनीक की मात्रा क्या है। और 5वां आधार तत्व लिया इन्होंने कृषि उत्पादन में कृषक के उपकरण क्या हैं, आवास, संस्कृति, उसका जीवन यापन संबंधित जो भी दशाएं हैं उनको आधार माना है। उसके बाद में हमने इसके अंदर चलवासी पशुचारण को पढ़ लिया है और हमने स्थानांतरित कृषि को पढ़ लिया है। इसके बाद में व्यापारिक पशुपालन जो प्रदेश हैं वो हमने चर्चा कर ली और उसके बाद में गहन निर्वहन जो कृषि प्रदेश है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद एक कृषि प्रदेश प्रारंभिक जो स्थायी कृषि प्रदेश है जिसको स्थानांतरित का विकसित रूप कहा जाता है, जो कि प्राकृतिक और मानवीय संबंध के अनुकूल होता है। ठीक है, यह एक स्थायी कृषि प्रदेश होता है। जनसंख्या यहाँ पर भी अधिक मिलती है और गहन कृषि के रूप में यहाँ पर कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब आपको मैंने बता दिया है कि गहन कृषि उसे कहते हैं जहाँ भूमि सीमित मात्रा में हो और जनसंख्या ज़्यादा हो। वहाँ पर हमेशा जो कृषि होती है वो गहन ही होती है, क्योंकि वहाँ पर जो खाद्य की जो फसल ली जाती है वो जीवन यापन के लिए ली जाती है, ना कि व्यापारिक दृष्टि से। तो विस्तृत कृषि की अगर हम बात करेंगे तो विस्तृत कृषि हमेशा व्यापारिक दृष्टि के लिए अधिक की जाती है, क्योंकि वहाँ पर भूमि संपदा क्या होती है, ज़्यादा होती है और जनसंख्या क्या है वहाँ पर कम है। तो उस क्षेत्र के अंदर विस्तृत कृषि ही ली जाती है। जैसे हम बात कर सकते हैं कम जनसंख्या वाला अधिक क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वहाँ पर भी विस्तृत कृषि की जाती है और रूस का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी विस्तृत कृषि की जाती है। जैसे गहन कृषि के रूप में हम एग्जाम्पल लें तो अफ्रीका के अंदर और भारत, चीन जैसे देशों के अंदर, दक्षिणी पूर्वी एशिया में बांग्लादेश है, इंडोनेशिया जैसे देशों के अंदर भी, थाईलैंड के अंदर भी यहाँ पे गहन कृषि की जाती है। कारण क्या है गहन कृषि का, कि वहाँ पर भूमि संपदा जो कम है और जनसंख्या अधिक है, इसलिए उनकी उदर पूर्ति के लिए ये गहन कृषि की जाती है। कम क्षेत्र में भी अधिक से अधिक प्रति एकड़ उपज प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, अधिक से अधिक यहाँ पे पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। तो गहन कृषि वहाँ होती है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, और विस्तृत कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो यहाँ तक हमने चर्चाएं कर ली है। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए अगला प्रकार जो है कृषि का जो प्रदेश है उसके बारे में बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जो बागाती प्रदेश है उसकी चर्चा करते हैं प्रारंभिक स्थायी कृषि के बाद में। अपना छठा प्रकार कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय बागाती कृषि प्रदेश। देखिए, उष्ण कटिबंधीय बागाती कृषि प्रदेश के बारे में हमने चर्चाएं कर ली हैं। जैसे हमने गन्ना को पढ़ा, जैसे हमने कपास रबर को पढ़ा है, तो ये क्षेत्र कहाँ पर है? ये बागाती कृषि के ही हैं। चाय वगैरह जो है ये बागानी है, केले के वृक्ष भी लगते हैं, नारियल के वृक्ष भी लगते हैं, बागानों में लगते हैं। तो जहाँ पर विश्व के संदर्भ में अगर बात करें तो विषुवत रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है और तापमान भी ज़्यादा रहता है, उन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार होगा वो कहाँ पर होगा? एक तो उष्ण कटिबंध में, एक उपोष्ण कटिबंध में। उपोष्ण का मतलब उष्ण और शीतोष्ण का बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, यानी उसका संक्रमण क्षेत्र है, वहाँ पर भी इस बागानों को लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ भी तापमान ज़्यादा होता है और वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा होती है।
इस प्रदेश में इस जो कृषि के जो बागानें हैं ये उष्णकटिबंधीय, मैंने कौन कौन सी फसलों का नाम लिया। यहाँ पे रबर होता है, चाय होता है, कहवा कॉफ़ी होती है, और गन्ना, कपास, तंबाकू, इनकी कृषि की जाती है। इस कृषि प्रदेश में हम बात करें तो नियमित रूप में अधिक वर्षा होती है, ऊंचा तापमान होता है और यहाँ पर उपजाऊ मृदा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तीनों की अनुकूल दशा होने के कारण ही यहाँ पे बागानों जैसी कृषि प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऐसी ही भौगोलिक दशाएं इन क्षेत्रों में आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे हम बात करें तो जैसे हम बात कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, तो हम अमेरिका की बात कर सकते हैं, अमेरिका। हम एशिया की बात कर सकते हैं, एशिया के अंदर भी कई देश हैं। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एशिया के रूप में तो श्रीलंका है, इसमें श्रीलंका की बात कर सकते हैं, म्यांमार की बात कर सकते हैं, थाईलैंड की बात कर सकते हैं। ये जो देश हैं ये एशिया के ही देश हैं। ठीक है, इसके अंदर और बात करेंगे तो इंडोनेशिया को भी ले सकते हैं, इंडोनेशिया। ठीक है, या अफ्रीका के देशों को लें, किसको लें, अफ्रीका की। अफ्रीका के अंदर जो केन्या देश है, केन्या को ले सकते हैं हम। यहाँ पे तंजानिया को ले सकते हैं, तंजानिया। ठीक है, या और बात करें तो नाइजीरिया को ले सकते हैं, नाइजीरिया। जायरे को ले सकते हैं, जायरे। यहाँ पे मेडागास्कर को भी ले सकते हैं, मेडागास्कर। और इथियोपिया को ले सकते हैं, ये जो क्षेत्र हैं ये बागानी या बागाती प्रदेश के जो क्षेत्र माने जाते हैं, इनके अंदर वर्षा और तापमान और जलोढ़ मृदा का यहाँ पे विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर उपजाऊ मृदा होगी और यहाँ पे उच्च तापमान होगा और उच्च वर्षा होगा, जिसके कारण बागान स्थापित किए जा सकते हैं। बागान वहाँ होंगे जैसे यहाँ उस प्रकार की भौगोलिक दशा होगी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखोगे। मुख्य बात तो ये है कि बागान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तो एशिया वाला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन पाई जाती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे विश्व के संदर्भ में, तो इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है एशिया वाला, यहाँ पे ये जो द्वीप समूह है, ठीक है, यहाँ ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री रेखा है। इसके उत्तर में यहाँ पे ये श्रीलंका देश है, यहाँ पे म्यांमार देश है, ये वाला ये थाईलैंड है, यहाँ पे ये इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, फिलीपींस वाला है, या भारत के कुछ भाग ले सकते हैं हम। तो ये जो क्षेत्र है ये विषुवत रेखा के पास में है, तो तापमान यहाँ पे ऊंचा रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें साल भर यहाँ पर सीधी पड़ती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक होगी। ज़्यादा वर्षा होने का कारण क्या है? सूर्य ही है। सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें हैं यहाँ इन क्षेत्रों के अंदर उस समुद्री भाग को या जल वाले क्षेत्र को गर्म करेगी, और जब जल गर्म होता है तो वो वाष्पीकृत या भाप बन करके ऊपर चला जाता है, और ऊपर रोज़ प्रतिदिन ऐसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी और ऊपर जाकर के संघनित होकर के वर्षा कर देगी। तो आप इस क्षेत्र को यूं कह सकते हो कि यहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, लेकिन उससे अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। तो वर्षा की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करेंगे इससे थोड़ा सा ऊपर वाले क्षेत्रों में, वहाँ पे वाष्पीकरण होता है, तापमान ज़्यादा है जिसके कारण वाष्पीकरण होता है, लेकिन वर्षा कम होती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, वहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, जबकि यहाँ पे वर्षण की क्रिया, क्योंकि प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच में यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस क्षेत्रों में बागान स्थापित किए जाते हैं, और बागान स्थापित किए जाते हैं वो क्षेत्र ये है। ठीक है, इसके बाद में हम अगली प्रकार की जो कृषि प्रदेश हैं उसकी चर्चा करें तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। अगला जो प्रदेश है अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, कौन सा? भूमध्य सागरीय। ध्यान रखना, इसके अंदर जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है। वो क्यों होती है उसके बारे में हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम
अगले जो प्रदेश है 7 नंबर पे भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागरीय जो कृषि प्रदेश है ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों गोलार्धों में अक्षांशों के बीच, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देखोगे तो ये जो क्षेत्र है देखो, यहाँ पे ये 30 डिग्री के पास वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ये 45 डिग्री ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पे छोटा बना दिया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र के बीच में ये जो क्षेत्र है ये 30 डिग्री लाइन है अक्षांश की, ये 45 डिग्री लाइन है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो डिग्री है ये 30 डिग्री लेखा है, ठीक है। ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे 45 डिग्री रेखा है, लेकिन इसका ये भाग है, ठीक है, ये मेडागास्कर वाला क्षेत्र है। यहाँ पे भूमध्य रेखीय जो कृषि है भूमध्य सागरीय प्रकार की, वो जो कृषि प्रदेश है ये दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, कहाँ पर है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इसका जो क्षेत्र है इस भूमध्य सागरीय प्रदेश का, यहाँ पर इसका क्षेत्र ये वाला है, भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, रोम सागर भी बोलते हैं इसको, इसके तटवर्ती, जिसमें ये एक प्रायद्वीप है आइबेरियाई प्रायद्वीप, ये शामिल है इसमें 2 देश हैं, एक तो यहाँ पे पुर्तगाल है छोटा सा देश, और एक ये देश है वो है यहाँ पे स्पेन, कौन सा है, स्पेन, और ये है पुर्तगाल, और फ्रांस का कुछ भाग भी इसमें शामिल है, ठीक है। इटली है ही है इसके अंदर शामिल, यहाँ पर देखेंगे तो टर्की भी इसमें शामिल है, सीरिया है, इजराइल भी इसमें शामिल है, यहाँ पर आगे जाएंगे तो अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया, ये देश भी इसमें शामिल है। यानी भूमध्य सागर की ये तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, तटवर्ती क्षेत्र, इनके अंदर यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रकार का प्रदेश पाया जाता है या जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे क्यों पाई जाती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन है, इस यहाँ पर देखेंगे तो इस महाद्वीपों के पश्चिमी भाग है, ये कौन सा महाद्वीप का पश्चिमी भाग, ठीक है, और यहाँ महाद्वीप का पश्चिमी भाग देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पे भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है। यानी ये जो क्षेत्र है कौन सा है, यहाँ पे कैलिफोर्निया प्रांत है यूएसए का, और कैलिफोर्निया प्रांत के पास में कैलिफोर्निया की खाड़ी है, और उस खाड़ी के अंदर यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर देखने के बाद में हम यहाँ देखेंगे तो इस क्षेत्र में एक देश है यहाँ पे चिली, और चिली की राजधानी है सेंटियागो। कौन सी राजधानी है, सेंटियागो। सेंटियागो जो चिली की राजधानी है उसके अंदर भी जो जलवायु है वो भूमध्य सागर के प्रदेश है, उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। वैसे ही जलवायु यहाँ पे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में भी यहाँ देखने को मिलती है, और वैसी ही जलवायु यहाँ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में भी देखने को मिलती है। तो ये जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के, वो आप ध्यान में रखना। एक क्षेत्र तो कौन सा है यहाँ, भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र वाला, और एक क्षेत्र है यहाँ पे कैलिफोर्निया वाला, एक है यहाँ पे चिली के सेंटियागो वाला, और एक है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में। इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखोगे, इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश वाला क्षेत्र है, यानी इन क्षेत्रों में एक जैसी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर कृषि जो होगी वो जीवन निर्वाह प्रकार की और व्यापार के लिए होती है। दोनों दृष्टि से जीवन निर्वाह भी होती है और व्यापार की दृष्टि से भी यहाँ पर कृषि की जाती है, और कृषि के साथ में यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता है। कृषि के साथ में और क्या किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। यहाँ गेहूं की कृषि की जाती है, यहाँ पर जौ की कृषि की जाती है, यहाँ पे सब्जियाँ की जाती है, और मुख्य बात यहाँ पे रसदार फल होते हैं। जैतून है, अंगूर है, नींबू वंशी जो वनस्पति होती है, यानी रसदार जो वन है, जैसे अंगूर होते हैं, अंगूर रसदार फल है,
ठीक है। जैतून भी रसदार फल है, नींबू है, नींबू भी रसदार फल है। तो इस प्रकार के जो उत्पादन होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे अगर भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश का फलोद्यान की भूमि के लिए हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फल ही उत्पादन किए जाते हैं या उत्पादन किए जाते हैं कृषि के रूप में। यहाँ पे जो वर्षा होगी वो ग्रीष्म काल में न होकर के कब होगी, शीतकाल में होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे शुष्क रहती है और ग्रीष्म काल आर्द्र रहता है, शीतकाल आर्द्र रहता है और ग्रीष्म काल शुष्क रहता है। क्यों? इसकी वजह है, इसका कारण है सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन की ओर जाना। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सभी वायुदाब पेटियाँ 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है। जब आपने फर्स्ट ईयर में देखा था, ठीक है, आपने वायुदाब पेटियाँ पढ़ी थी कभी फिजिकल ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिली है कि उत्तरायण कैसे होता है और दक्षिणायन कैसा होता है। हम डिटेल में बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमें इस चैप्टर को करना है, तो हम डिटेल में बात ना करके यूं ही कहेंगे कि जब सूर्य है उत्तरायण की ओर जाता है तो सभी वायुदाब पेटियाँ उत्तर की ओर चली जाती हैं। तो ये क्षेत्र है, यहाँ पे पछुआ पवन है, उसके क्षेत्र से बाहर हो जाता है और यहाँ से पवनें चलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से पवनें चलेगी तो उनको आर्द्रता नहीं मिलेगी और इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी। जबकि सूर्य दक्षिणायन होता है तो सभी वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसकती है 5-5 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र यहाँ पछुआ पवनों की चपेट में आ जाता है और पछुआ पवनें यहाँ से आर्द्रता लेकर के इन क्षेत्रों में वर्षा करती हुई जाती है और यहाँ पे वर्षा करेगी तो वो होगा समय शीतकाल का। जब दक्षिणायन होगा सूर्य तब ऐसी कंडीशन बनती है। और दक्षिणायन कब होता है? हमारे उत्तरी गोलार्ध में जब शीतकाल होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल होता है। ध्यान देना, दक्षिणी गोलार्ध में ये वर्षा होगी वो ग्रीष्म काल में होगी और उत्तरी गोलार्ध में होगी वो शीतकाल में होगी। इस बात को विशेष नोट कर लेना। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अंदर जो वर्षा होगी वो शीतकाल के अंदर होगी, जबकि वही वर्षा अगर यहाँ पे देखेंगे तो इन क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में होगी। तो इस बात को आप विशेष ध्यान देना। ठीक है। यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा होती है वो 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। गर्मियों में तापमान यहाँ पे ऊंचा रहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सर्दियों में यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे। इसके जो प्रदेश है मैंने आपको बता दी हैं, स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, टर्की है, सीरिया है, इजराइल है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, कैलिफोर्निया की खाड़ी, दक्षिण अमेरिका के चिली प्रदेश का सेंटियागो है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग। इन क्षेत्रों के अंदर फलोद्यान वाली कृषि की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा संतरा, नींबू, जैतून, अंजूर है, खजूर आदि प्रकार के फल उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है। यह कृषि व्यापारिक रूप से विकसित हो गई है आज की दृष्टि से देखें तो। ठीक है। तो ये प्रदेश है वो कृषि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यापारिक अनोत्पादक कृषि प्रदेश। अगला जो प्रदेश है व्यापारिक अनोत्पादक कृषि प्रदेश। इसकी बात करें यहाँ पे तो इसका जो विस्तार है वो उत्तरी अमेरिका में है, रूस में है, यूक्रेन में है, अर्जेंटीना में है। ठीक है। यूक्रेन यूरोप का एक देश है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है, उत्तरी अमेरिका है, रूस एशिया का एक देश है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है या ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार के जो प्रदेश हैं वो स्थित है। ठीक है। कृषि में मशीनों का प्रयोग होता है। यहाँ पे किसका प्रयोग होता है? मशीनों का प्रयोग होता है। वर्षा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर तक। ठीक है। शीतकाल में तापमान 0 डिग्री रहता है और गर्मियों में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दियों में तापमान 0 डिग्री और गर्मियों में तापमान 20 डिग्री औसत रूप में। कृषि के साथ में पशुपालन कम होता है। कृषि के साथ में पशुपालन कम होता है और गेहूं होती है, यहाँ पे जो होता है राई होती है। इन 3 फसलों को ज़्यादा लिया जाता है। मशीनों का उपयोग होने के कारण इस कृषि प्रदेश से इसका उत्पादन अधिक है, क्योंकि मशीनीकरण के द्वारा सारा कार्य किया जाता है। जनसंख्या का घनत्व यहाँ पे कम है। क्या है? कम है। यानी ये किस प्रकार की कृषि हो गई? विस्तृत प्रकार की कृषि हो गई। व्यापारिक अनोत्पादन यानी केवल व्यापार की दृष्टि से ये अन्न को उत्पादन करते हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं। क्षेत्र कौन से लिए हैं हमने? क्षेत्रों की बात की तो उत्तरी अमेरिका है, वहाँ पे जनसंख्या कम है।
हम यूक्रेन की बात कर सकते हैं, रूस प्रदेश है उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का, ब्राज़ील के दक्षिण में एक देश है अर्जेंटीना, वहाँ की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे वो प्रदेश हैं जहाँ पे हम घास प्रदेश मानते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे एशिया की, एशिया के अंदर यूराल वाला जो क्षेत्र है, रूस का जो क्षेत्र है, इस रूस वाले क्षेत्र में स्टेपी प्रकार की जो घास प्रदेश है, यहाँ पर इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में बात करें तो प्रेरीज घास का जो मैदान है, वहाँ पर इस प्रकार की व्यापारिक दृष्टि से कृषि प्रदेश होता है। ठीक है, यहाँ पे अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना के अंदर पंपास प्रकार का घास क्षेत्र है, और यहाँ पे इस दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वेल्ड्स है, और यहाँ पे बात करेंगे तो डाउन्स प्रकार की घास प्रदेश है, जिसके कारण यहाँ पर अधिक भूमि होने के कारण जो जनसंख्या वो तो कम है, लेकिन मशीनीकरण के कारण यहाँ पे कृषि उत्पादन किया जाता है। ये क्षेत्र है व्यापारिक दृष्टि से, यानी यहाँ पे जो कृषि होती है उसका अधिकतर व्यापार ही किया जाता है, क्योंकि उसका उपभोग करने के लिए जनसंख्या की मात्रा क्या है, यहाँ पे कम है। ठीक है, इसके बाद में अगला है व्यापारिक फसल व पशु उत्पाद कृषि प्रदेश। व्यापारिक फसल व पशु उत्पाद कृषि प्रदेश। देखिए, इन नामों से ही विदित हो जाता है, जब हम इनका जो ये प्रदेश है इसका नाम देखते हैं तो यहाँ पे देखो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है व्यापारिक अनोत्पादक कृषि प्रदेश। तो हम कह सकते हैं व्यापार की दृष्टि से अन्न का उत्पादन किया जाता है, यानी अनाज का उत्पादन किया जाता है। वैसे ही व्यापारिक फसल ली जाती है और पशु उत्पाद भी यहाँ पे किया जाता है। तो हम कह सकते हैं ये जो कृषि प्रदेश है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। कहाँ पर है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। जैसे यूरोप की बात कर सकते हैं, यूरोप का कौन सा भाग? उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी यूरोप के अंदर में हम चर्चा करें, यूएसए की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील देश है, दक्षिण अमेरिका का यहाँ पे ब्राज़ील देश है, ये अर्जेंटीना यहाँ पे है और ये ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील देश की बात करें, वहाँ पर भी इस प्रकार की कृषि प्रदेश है। यहाँ पे फसलों के साथ में पशुपालन होता है। फसलों के साथ में क्या होता है? पशुपालन होता है। यहाँ वर्षा जो होगी वो 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर वर्षा कैसी होगी? 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। औसत तापमान की बात करें यहाँ पर तो 0 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक रह सकता है। 22 डिग्री तक रहेगा, 0 डिग्री से कम नहीं होगा और 22 डिग्री से ऊपर नहीं होगा। इस प्रदेश की ऐसी जलवायु मिलती है। इस प्रदेश में फसलों के साथ में पशुपालन किया जाता है इस जलवायु की वजह से। ठीक है, उपजाऊ यहाँ पे धरातल होने के कारण यहाँ पर फसलें अधिक होती है। यहाँ उपयुक्त जलवायु है जिसके कारण अनाज अधिक होता है। तो उस अनाज को यहाँ पे उधर पूर्ति होने के बाद में जो बच जाता है उसको व्यापार की दृष्टि से उसको विदेशों में भेज दिया जाता है, यानी विदेशी व्यापार की कंडीशन यहाँ पे लागू होती है, विश्व व्यापार की। ठीक है, इसके बाद में जो अगला प्रदेश है वो है यहाँ पे व्यापारिक दुग्ध कृषि जो प्रदेश हैं उनकी चर्चा करते हैं। नाम से ही इसको देख सकते हो, व्यापारिक दुग्ध कृषि प्रदेश। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस कृषि प्रदेश में पशुपालन से अधिक महत्व दिया जाता है। पशुपालन को कृषि से अधिक महत्व दिया जाता है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध व दूध के जो पदार्थ हैं उनको व्यापारिक दृष्टि से उसका उत्पादन करना। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं यूरोप की बात कर सकते हैं, उत्तरी अमेरिका की बात कर सकते हैं, दक्षिण अमेरिका की बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की। तो ये जो क्षेत्र है ये यूरोप वाला क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इसके पास में छोटा सा द्वीप है जिसको न्यूजीलैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, इसके अंदर इस प्रकार के ही पशुओं को पाला जाता है, यानी यहाँ पे पशुओं की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। पशुपालन भी वैज्ञानिक विधि से किया जाता है यहाँ पे।
जो पशुपालन लिया जाता है वो भी वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। पशुओं को यहाँ पे उन स्थानों पर पाला जाता है जहाँ पर सामान्य व आर्द्र तापमान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिक पाला जाता है। यहाँ वर्षा का औसत देखेंगे तो इन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तापमान की अगर बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान यहाँ पे रहता है। तो इन क्षेत्रों में सामान्य जलवायु की कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे व्यापार जो करते हैं, दुग्ध जो पशु होते हैं उनको पाला जाता है और उनसे दुग्ध प्राप्त करके अनेक प्रकार के उनके पदार्थ बनाए जाते हैं और उसको व्यापार की दृष्टि से भेज दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम अगली जो कृषि प्रदेश है वो है विशेषीकृत उद्यान कृषि। हम विशेषीकृत उद्यान कृषि की चर्चा करें। विशेषीकृत उद्यान कृषि, उद्यान कृषि, ये कृषि जो है विश्व की दृष्टि से अगर बात करें तो यूरोप के जो ब्रिटेन देश है, ये ब्रिटेन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला ये ब्रिटेन है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये डेनमार्क का क्षेत्र है। ठीक है, डेनमार्क याद रखना, इस ग्रीनलैंड को भी यहाँ पे डेनमार्क कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों के अंदर हम बात करेंगे तो ब्रिटेन में, यहाँ पे डेनमार्क में, यहाँ जर्मनी है, बेल्जियम छोटा सा देश है यहाँ का, इस क्षेत्र में हम बात करें, और यहाँ पे हॉलैंड है, बेल्जियम के पास में छोटा सा एक तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पे हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको अब नीदरलैंड बोलते हैं। यूएसए की बात कर सकते हैं, यूएसए में भी विशेषीकृत उद्यान कृषि यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो कृषि प्रदेश इसमें शामिल है, इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे फल होता है, फूल होता है, सब्जियाँ होती हैं। फल फूल सब्जियों वाली जो कृषि होती है वो विशेषीकृत उद्यानिक कृषि कहलाती है। उन क्षेत्रों के अंदर हम बात करें तो इनको यहाँ पर इस प्रकार के जो कृषि प्रदेश है यहाँ पे इसको ट्रक फार्मिंग कृषि भी कहा जाता है। यानी ट्रक फार्मिंग जैसी कृषि यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या होता है? ट्रक फार्मिंग वो होता है कि बाजार होता है, बाजार के जो परिधीय क्षेत्र होता है उसके अंदर वहाँ पे सब्जियों को उगाया जाता है, या जल्दी ख़राब होने वाली वस्तु जो सब्जियां हैं, फल है, फूल हैं, ये जो सामग्री होती है इनको वहाँ उस पास वाले क्षेत्रों में ही उत्पादन किया जाता है और वहाँ से ट्रकों में भर करके वहाँ से ही रात को भर करके सुबह जल्दी ही मार्केट में ले जाया जाता है। क्योंकि अगर लंबा ट्रांसपोर्ट होगा तो वहाँ पर वो सब्जियाँ होगी वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचा करके और वहां पे वितरित करवा दी जाती हैं, यानी मार्केट में बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो सब्जियां होती हैं या फल फूल होते हैं उनको विशेषीकृत उद्यानिक कृषि कहा जाता है। ठीक है, इनका जो आकार होता है खेतों का वो छोटा होता है, लेकिन छोटा आकार होने के बावजूद भी ये लोग इसमें अधिक पैदावार कर सकते हैं। तो विशेषीकृत उद्यानिक कृषि के अंदर हम कहें तो कम छोटा आकार में भी फल फूल और सब्जियां उत्पादन की जा सकती हैं। सब्जियां अधिकतर खेतों में या कारागृहों में ही उत्पादित की जाती है या उगाई जाती है। इसके बाद में हम अगले जो कृषि का प्रदेश है वो यहाँ पे अगला 12वां प्रदेश माने तो जहाँ पे है चावल प्रधान, चावल प्रधान जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह कृषि प्रदेश। ये जो कृषि प्रदेश है ये दक्षिणी एशिया में और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, ये दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसमें चीन आता है, भारत आता है, थाईलैंड, म्यांमार आता है, फिलीपींस आता है, इंडोनेशिया आता है, बांग्लादेश आता है, इन क्षेत्रों के अंदर हम बात करेंगे तो वहाँ पे चावल प्रधान कृषि यहाँ पे देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे चावल इसलिए मिलती है कि इस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे उपजाऊ मृदा मिलती है जिसके कारण भी यहाँ पे चावल की फसल ली जाती है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि के अंदर यहाँ पे मशीनीकरण जो होता है वो उसका लेकिन यहाँ पे अभाव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भूमि संपदा क्या है, कम है और जनसंख्या अधिक है, जिसके कारण यहाँ मशीनीकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम इसका जो मुख्य उद्देश्य माने इस चावल प्रधान कृषि प्रदेशों का, तो मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि के लिए यहाँ पे कृषि की जाती है, यानी मनुष्य की उदरपूर्ति हेतु यहाँ पे कृषि की जाती है। ठीक है, इस भूमि की हम बात करें तो भूमि संपदा कम और जनसंख्या का अनुपात है यहाँ पे अधिक, जिसके कारण यहाँ पर उस जनसंख्या का उदरपूर्ति या उस जनसंख्या के भोजन के लिए यहाँ पे खाद्यान्न के रूप में चावल की फसल ली जाती है। चावल की फसल इसलिए ली जाती है कि कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन चावल की फसल से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी चावल प्रधान कृषि प्रदेशों की, जो कि ये वाला क्षेत्र है।
अगली बात करते हैं हम चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। अगले जो कृषि प्रदेश है वो है यहाँ पे चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र है या पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। या चीन में कहें तो उत्तरी चीन और उत्तरी पूर्वी चीन की बात करें वहाँ भी वर्षा की मात्रा कम होती है। मैक्सिको की बात करें या हम पूर्वी अफ्रीका की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर भी यहाँ पे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पे वर्षा की कमी के कारण वहाँ पे चावल की फसल नहीं ली जा सकती। वहाँ पे चावल के अलावा जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, यानी जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है तो खाद्यान्न के अलावा वो कौन सी फसलें हैं जो अधिक उत्पादन देती हों, तो उसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है गेहूँ का। जो गेहूं की फसल लेते हैं, गेहूं और चावल की मुख्य फसलें दोनों ही जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या की उदरपूर्ति करने के लिए दोनों फसलों का उत्पादन किया जाता है या उनके साथ में अन्य भी फसलें उगाई जाती है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिन क्षेत्रों में होगी वो तो चावल प्रधान कृषि प्रदेश है, और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गेहूँ प्रधान फसल देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई आपकी कृषि प्रदेशों की। हमने विटलेसी के अनुसार 13 कृषि प्रदेश देखे हैं। कौन कौन से की बात की हमने? चलवासी पशुचारण, दूसरा स्थानांतरित कृषि, तीसरा व्यापारिक पशुपालन प्रदेश है, चौथा यहाँ पे गहन निर्वहन कृषि प्रदेश है, पांचवा हमने प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश पढ़ा, फिर हमने उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि प्रदेश पढ़ा, फिर भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश पढ़ा है, उसके बाद व्यापारिक अनोत्पादक जो कृषि प्रदेश है, फिर हमने व्यापारिक फसल व पशु उत्पाद कृषि प्रदेश पढ़ा है, उसके बाद में व्यापारिक दुग्ध कृषि प्रदेश पढ़ा, और उसके बाद में विशेषीकृत बागानी कृषि उद्यानी कृषि है, और उसके बाद में चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि प्रदेश और चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। इन 13 प्रदेशों की हमने चर्चाएं कर ली है, ठीक है। इसकी भी आप लोग इसको एक बार रिपीट कर लेना और इसको आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो दोनों दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।